नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चित्रा मुद्गल की कहानियों की इस श्रृंखला में आज मैं उनकी लिखी हुई एक और कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है हथियार। चित्रा मुद्गल की कहानियाँ देशी और विदेशी भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। अपने बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 5 प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी हथियार। कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब भी पापा की निगाह मेनू से ही लिपटी हुई है। बूढ़े होने को आए, जाने इतना क्यों समय लगाते चीजें चुनने में कि उनके स्वाद की ललक ही क्षीण हो जाए। मेनू में दर्ज खाद्य वस्तुओं की सूची इतनी लंबी चौड़ी भी तो नहीं कि चुनने में भ्रम की स्थिति आ जाए। वह खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने मुश्किल से तो बिटिया उनका साथ पाने के लिए अपने गहरे गुंथे समय में से कुछ समय झटक पाती है। सुबह नींद से उठते ही वह सोचना शुरू कर देती है आज उसे क्या क्या कुछ निपटाना है और सांझ को कैसे जाके पापा से मिलना है। बीच में तो कई कई रोज समय न मिलने से वह उनसे मिल नहीं पाती है। फोन पर बतियाकर उन्हें संतुष्ट नहीं होती। उन्हें उसकी नौकरी पर खीज होने लगती है। काम निपटाकर वह क्यों नहीं अपने बॉस से कह पाती कि उसे उनसे मिलने पहुंचना है। कौन सा कानून उसे मिलने से रोक सकता है। जाने कैसा दफ्तर है उसका। उनके दफ्तर में तो लड़कियां रजिस्टर साइन करने के बाद दिखती ही नहीं। बातें सुनते सुनते वह उनका ध्यान दूसरी ओर मोड़ना चाहती है, उनके जुकाम का मुद्दा उठाकर या फिर उनके साइटिका के बारे में पूछकर या फिर कोई नई किताब पढ़ी है क्या यह पूछकर। हाँ, क्या करो जुकाम के लिए। उसके आड़े हाथों लेते ही वे समर्पण की मुद्रा की ओर खोल लेते। वह सयानों से समझाने लगती है, पापा केमिस्ट की दुकान से फौरन विटामिन सी की गोलियां मंगवा लीजिए और सिर पर तौलिया डालकर सुबह शाम भाप लीजिए। जहाँ तक उसे याद है 6 महीने भर शेष है उनके अवकाश प्राप्त करने में। 1 आध वर्ष का एक्सटेंशन मिल सकता है उन्हें। वैसे आज भी उनसे उसका मिलना कितना मुश्किल ही था। उसकी मेज पर से नेगेटिव फाइलें उठाकर ले जाने आए चपरासी मांदले ने सहसा ही उसे सुखद सूझी। कपूर साहब तो लंच के बाद ही चले गए मैडम। 4:30 की उनकी फ्लाइट थी। कोलकाता गए, परसों लौटेंगे। उसने सोचा, यानी कि शेष फाइलें वह कल निपटा सकती है। प्रसन्नता की उमड़न दबाते हुए उसने मांदले से जानना चाहा, अचानक कपूर साहब कलकत्ता क्यों चले गए। मांदले रहस्यमय हंसी हंसा। उनकी बीवी ने उनके ऊपर तलाक का मुकदमा ठोकर कहा मैडम, और कल उसकी सुनवाई की तारीख है। बीवी कपूर साहब के साथ रहना नहीं चाहती है। बोलती है कि कपूर साहब मर्द नहीं है। उसे बहुत खराब लगा सुनकर। पापा का फोन नंबर उसे मुंह ज़बानी याद है। सहसा उंगलियां नंबर डायल करने लगी। संयोग से फोन पापा ने उठाया। उसने उन्हें बताया कि वे 4 के करीब दफ्तर छोड़ सकती है। आज़ाद मैदान क्रॉस करके वह 4:20 तक चर्च गेट गेलॉर्ड पहुंच जाएगी। उनका क्या कार्यक्रम है। अच्छा, तुम पहुंचो गेलाड़। मैं अपना काम पाठक के जिम्मे टिकाता हूँ और पहुंचता हूँ 4:20 तक वहाँ। उसे पापा की यह विशेषता बड़ी भाती है। उसके आग्रह को वे टाल नहीं पाते। काम बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, मगर अपनी बेटे से अधिक नहीं। सबसे अच्छी बात जो उसे उनकी लगती है वह है कि वे माँ के विषय में कुछ भी नहीं पूछते। जितना समय उसके साथ व्यतीत करते हैं उसके बचपन के दिनों में टहलते रहते। उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की। शादी वह करे जिसे अकेलापन काटे। उस घर में रहते हुए प्रतिपल वह उनके पास जो बनी रहती है। घर के प्रत्येक कोने में उसकी तस्वीरें सजी हुई है। घर की कड़ी खुलती ही वह किसी भी तस्वीर से बाहर छलांग लगाकर उनके स्वागत में दौड़कर उनकी टांगों से लिपट जाती। दिखाइए मेरे लिए क्या लाए पापा। जेब से उसकी पसंद की चॉकलेट निकालकर वह उसकी तस्वीर के सामने रख देते हैं। चॉकलेटें इकट्ठी होती रहती है और जब मिलते हैं तो सारी चॉकलेटें वे उसे थमा देते हैं। उनके सामने ही वो चॉकलेट के रैपर हटा के एक के बाद एक खाना शुरू करती है और हंसती जाती है। बताइए वह अकेले कहाँ है। उनसे मिलकर घर देरी से पहुंचने पर उसका एक ही बहाना होता है, जाने क्यों माँ अंबरनाथ लोकल अचानक रद्द कर दी गई। लोकल गाड़ी का बहाना खासा कारगर बहाना है और देर से पहुंचने वालों के लिए अचूक रक्षा कवच। उसके सौतेले पिता डोंबिवली के एक छोटे से जूता कारखाने में मामूली अधिकारी हैं, जिनकी घर में उपस्थिति घर को चमड़े की असहनीय बदबू से भर देती है। घर को उस बू से बचाने के लिए ही माँ मंदिर के अगरबत्ती स्टैंड में हमेशा अगरबत्तियां जलाए रखती है। अक्सर घर देरी से लौटने पर सौतेले पिता भी वही बहाना गढ़ते हैं जो बहाना वह गढ़ती है।
उसे इस बात पर विस्मय होता है कि माँ उसके बहाने पर कभी उग्र नहीं होती, जबकि सौतेले पिता का बहाना उन्हें बहाना लगता है। माँ के सिटकनी बंद कमरे में से आती उनकी सिसकियाँ उसे बड़ी उदास करती हैं। दीवारों को भेदने वाले उनके आर्त बोल भी कि कारखाने में किसी स्त्री के साथ चल रही प्रेम पिंगों के चलते ही वे घर देर से लौटते हैं। लोकल ट्रेन उनकी सुविधानुसार रद्द होती रहती है। पछता रही है वे, जाने क्यों उन जैसे रंडुए के प्रेम के झांसे में आकर वे पसीज उठी और अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ ली। जबकि पहली पत्नी की दीदी ने उन्हें फोन करके सतर्क भी किया था। सुनीता की मृत्यु दुर्घटना नहीं थी, आत्मदाह था। सहसा पापा पूछ बैठे, चीज पकौड़ों के साथ कसाटा आइसक्रीम खाओगे तुम? इतनी देर में यही चुन पाए पापा? कसाटा तो तुम्हें बहुत पसंद है बचपन से। अब बचपन तो पीछे छूट चुका है पापा। तुम्हारा नहीं। उनका स्वर संजीदा हुआ है। पसंद बदल नहीं सकती मेरी। बदल गई होती तो फिर मैं कुछ और चुनता। तुम्हारी नहीं पसंद? उन्होंने संकेत से बेरा को पास बुलाया। किस बात से ऐसा लगता है आपको? बैठते ही तुम मेन्यू जो मेरी तरफ खसका देती हो। उसे हंसी आ गई। पेज पर जैसे मोती बिखर गए। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। हंस क्यों रही हो? पापा, हंसी इसलिए आई कि मैं फिजूल आपसे उलझ रही थी। मैं तो वही खाऊंगी जो आप मेरे लिए चुनेंगे। मुझे मालूम है कि आपको चुनाव करने में इतनी देर इसीलिए लगती है क्योंकि आप सोचते हैं कि पिछली बार जो कुछ खाई हूँ इस बार उसे दोहराया न जाए। ठीक है ना? उन्होंने गहरा निश्वास लिया। उसने कभी तुम्हारी तरह नहीं सोचा। अब अचानक यह माँ बीच में कहाँ से आ गई पापा? वे लगभग उखड़ गए। पैरवी कर रही हो? ठीक है, मगर फिर अगले को भी किसी से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं भी उसी की भांति सोचूं, जो उसे पसंद है वही करूं। अचानक उसे लगा हफ्ते भर बाद वह यहाँ आई है और लगातार यहाँ कम सितंबर की वही पुरानी धुन बज रही है जिसे वह पिछले हफ्ते सुन चुकी है। ऑर्डर आने में देर है, धुन बदलवाना जरूरी है। वो उठकर काउंटर की ओर बढ़ चली। पापा जानते हैं कि बिटिया उन्हें बहुत प्यार करती है। उन्होंने बहुत चिरौरी की थी माँ से। उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना है, जाए, जैसा चाहेंगे लिखकर वे दे देंगे। कोर्ट कचहरी की फजीयत उन्हें पसंद रही। हाँ, बच्ची के बगैर जीना उनके लिए कठिन है। दुनिया में उसके आंखें खोलने के साथ ही उन्हें गहरे से एहसास हो गया था कि वह उस आंखें टिमटिमाती नन्ही जान के बिना नहीं रह सकेंगे। उसके जन्म के समय उसे पहली बार देखने पर उसकी दादी ने उनसे कहा था, मुन्ना, छोरी हुबहू तेरे जैसी लगे है। तू भी ऐसे ही आंखें टिमटिमाता था जब पहली दफे सौर में मैंने तुझे दाई की गोद में देखा था। उसके आग्रह पर धुन बदल दी गई। एयर कंडीशन वातावरण में राज कपूर के श्री 420 के गीत, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, मध्यम छूती सहलाती सेहराती धुन तैरने लगी। बदली हुई धुन ने उन्हें भी अपने साथ गुनगुनाने के लिए मजबूर कर दिया। तन्वी, बोलो बा। पुराने गानों में वाकई बड़ा दम है। बेहरा ऑर्डर ले आया। चीज बॉल्स, जिन्हें वो पकौड़े कहते हैं, बड़ी प्लेट में सजे भाप छोड़ रहे हैं। कसाटा अलबत्ता 2 अलग अलग प्लेटों में है। उन्होंने एक प्लेट उसकी ओर खिसकाई और चीज पकौड़ा उठाकर दांतों से कुतरने लगे। उनके दांतों में भी अब उम्र मरोड़े लेने लगी है। पिछले महीने निचले जबड़े की एक दाहिनी दाढ़ को निकलवाया है उन्होंने। चीज बॉल्स खासे कुरकुरे और स्वादिष्ट बने हैं। कसाटा में बर्फ की अकड़ है। उसने चम्मच से उस अकड़ को खूंदा। उसकी देखा देखी उन्होंने भी आइसक्रीम को खूंद कर नरम करना शुरू किया। आइसक्रीम खाते हुए वह उन्हें देख रही है। गले की चमड़ी तेजी से ढीली हो रही है। वे अब कसरत वसरत भी नहीं करते। पहले नियमित कसरत किया करते थे। भुजाओं की सख्त मछलियों पर उससे मुक्के मारवाया करते थे। फिर एक आध सांस छोड़ देते जिससे मछली पिचक जाती थी। फिर उसे बाह में भरकर चूमते हुए कहते थे, तुम्हारी मार के डर से उठकर भाग गई मछलियां। माँ के संग वह सौतेले पिता के घर आ गई थी। स्कूल जाने से पहले उन्होंने उसे घर का टेलीफोन नंबर और पता रटवाया था। मुसीबत में काम आता है। तीसरे सांझ माँ और सौतेले पिता के घर से बाहर जाते ही उसने फोन का नंबर डायल करके उनसे बात की थी। वह जैसे उसके फोन का इंतजार ही कर रहे थे। पिछले 3 दिनों से वे दफ्तर नहीं गए थे। बैठे बैठे पीते रहे थे।
उसकी आवाज़ सुनते ही वह प्रलाप सा करते हुए बोले, तुम्हें लेने कल मैं डोंबिवली आ रहा हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता मेरी बच्ची। आपने तो कहा था पा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। यह तुमसे किसने कह दिया? आपको झगड़े के बीच कहते हुए सुना था मैंने। वह तो मैंने तुम्हारी माँ को नीचे दिखाने की वजह से कहा था। गुस्से में मैं अंधा हो जाता हूँ। तब फिर मुझे माँ के साथ यहाँ क्यों आने दिया? माँ की जिद के आगे हार गया बेटी। यह भी सोचा, इतनी छोटी बच्ची माँ को छोड़कर कैसे रह पाएगी? रह सकती हो? बोलो। नहीं रह सकती। माँ को भी मेरे साथ वापस ले आइए। अब नहीं ला सकता। बाकायदा लिखा पढ़ी हो चुकी है। उस आदमी को अब वह नहीं छोड़ सकती। छोड़ना ही होता तो यहाँ से जाते ही क्यों? पर पा, वह आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उस आदमी को तुम? मैं भी उसे अच्छी नहीं लगती। वह सिसकने लगी थी। रो मत मेरी बच्ची। बता, तुम्हारी माँ इस बात से परेशान नहीं है? है पा। तब मुझे अलग कमरे में सुलाने लगी है। मुझे अकेले डर लगता है पा। तेज होती सुबकियों के बीच उसने उन्हें सूचित किया था, घर की घंटी बज रही है। माँ और सौतेले पिता शायद लौट आए हैं। मौका मिलते ही वह उन्हें दोबारा फोन करेगी। 13 वर्ष कैसे कट गए। माँ को उसने कभी भनक तक नहीं लगने दी कि पा और वह कब कहाँ कैसे मिलते हैं। माँ उसे प्रतिक्षण चेतावनियां देती। उनका मरा मुंह देखे अगर कभी वो अपने पास से बात भी करे। उसे आश्चर्य होता माँ के मुंह से ऐसी भाषा सुनकर। आखिर उनके भीतर घृणा के कितने कुएं हैं जो अब तक उलझते उलझते हुए खाली नहीं हुए। उन्हें कभी यह भी ख्याल नहीं आया कि किसी बच्ची के लिए कितना मुश्किल होता है जो उसका पिता नहीं है उसे पिता कहकर पुकारना और अपने पिता से दूर रहना। उस घर में रहते हुए उसने सौतेले पिता से कभी कोई बात नहीं की। पढ़ाई में डूबी रहती दिन रात। कक्षा में हमेशा पहला आती। पहला आने से ही रेलवे की नौकरी पाने में उसे मदद मिली थी। उन्हें छींकता हुआ पाकर वह अनायास चिंतित हो गई। क्या हुआ? ठंडा खाने का असर है? एसी है। कुछ बढ़ा हुआ लग रहा है मुझे। ऐसी ठंडक तो जितनी थी उतनी है। आइसक्रीम नुकसान कर गई। सर्दी आपको वैसे ही रहती है। छोड़ो, छींक के डर से मैं आइसक्रीम खाना बंद नहीं करूंगा। वे आइसक्रीम खाते रहे। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी माँ का शक गलत नहीं है उसके बारे में। उसने चम्मच चाटते हुए पूछा। किसके बारे में? उसके बारे में जो जूते के कारखाने से हर रोज घर देरी से लौटता है। एक मराठी लड़की उसकी जिंदगी में। चकित हो उठी वह। पा को कैसे मालूम? उसने तो कभी कुछ कहा नहीं। उन्होंने कभी पूछा भी नहीं। फिर यानी माँ के बारे में सारी जानकारी है उन्हें। अब उन्हें मालूम है तो वो छिपा भी नहीं सकती। माँ की सिसकियाँ घर की दीवारें फांद कर क्या उन तक दौड़ाती हैं? हाँ, इन दिनों माँ खासी परेशान रहती है, उसने स्वीकारा। उनके स्वर में विद्रूप उतरा। खामोशी से सह लेना चाहिए जैसे मैं सह लिया करता था, जानते हुए कि वह चमड़े वाले के साथ घूमती है। अब पता चल रहा होगा उसे। अकेला कर दिया जाना कितना खतरनाक होता है। उन्होंने कहा जैसे उनके सामने वह नहीं, माँ बैठी हुई हो और उन्होंने अपने पंजों में बाघ नख पहन लिया हो। माँ की पीड़ा उनके नासूरों पर फास साबित हो रही है। उम्र में भी चमड़े वाला उससे 6 साल छोटा है। अब तो बिल्कुल नहीं सहा जा रहा। यह हिंसक व्यक्ति उसके पास नहीं है। लपक कर उसने बिल उठा लिया। उनकी छीना झपटी के बावजूद पहली बार बिल उसने चुकाया। कमाने के बावजूद उनका बिल चुकाना उसे पिता का संरक्षण लगता रहा है, जबकि घर में वह माँ से अपने खर्च के लिए एक पैसा नहीं लेती, बल्कि 1000 रुपये महीना उन्हें और पकड़ा देती है। 8वीं कक्षा में आते ही उसने हिंदी पढ़ाने के 2 ट्यूशन भी कर लिए थे। उसका बिल चुकाना उन्हें खिन्न कर गया। तुम घर रहने कब आ रही हो? उसे मालूम है साथ चलते हुए वह उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें कुछ क्षण पहले किए गए अपने सवाल का जवाब चाहिए। सवाल तो नया नहीं है, 3-4 महीने पुराना है। उन्होंने कहा था, जल्दी तय कर ले कि तू चमड़े वाले के घर से अपना सामान कब उठाएगी। अपनी वसीयत भी उन्होंने तैयार करवा ली है। 2 कमरे वाले उनके सुंदर फ्लैट की एकमात्र मालकिन वही है। उनकी बच्ची तन्वी गुप्ता। उनकी अंतिम इच्छा है वह अपने घर लौट आए। बालिग हो चुकी है अब वह सोचती है वह है क्या आखिर? अपने लिए है, उनके लिए है या माँ के लिए क्या है? माँ ने कहा था, किसी भी हालत में मैं तन्वी को तुम्हारे पास नहीं छोड़ने वाली। जानती हूँ तुम तन्वी के लिए तरसोगे,
तड़पोगे, रोगे, दीवारों से माथा सिर कूटोगे, कूटते रहो, जीवन भर कूटते रहो। एक सांझ पिता ने उससे कहा था, जिस दिन तुम अपने घर लौट आओगी ना बेटी, उसके पास आंसू पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। बोलो तन्वी, कब आ रही हो तुम? उनका स्वर अधीर हुआ है। किसके? उसकी कनपटियों पर उमस पिघल रही है। वे शायद मुस्कुराए उसके सवाल पर। अपने और किसके? वह तो आपका घर है पा। वह चिढ़ गए। जहाँ रह रही हो वह किसका घर है? माँ का। कोई हिचक नहीं थी उसके स्वर में। पगली, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम अपने घर लौट आओ। उसने निर्णय ले लिया। अपने घर ही लौटना चाहती हूँ पा। तब दिक्कत क्या है? दिक्कत है घर ढूंढना। क्या मतलब? मतलब अब मैं बालिग हो चुकी हूँ पा, और अपने घर में रहना चाहती हूँ, आपके पास ही एक 1 रूम किचन किराए पर लेकर। उन्हें माटुंगा उतरना है और उसे डोंबिवली। शॉर्टकट आज़ाद मैदान से ही है शिवाजी टर्मिनल पहुंचने के लिए। उसने उनकी बाई कोहनी पकड़ ली और उन्हें सड़क क्रॉस करवाने लगी। तन्वी को अचरज हुआ। उसकी पकड़ से उन्होंने अपनी कोहनी नहीं छुड़ाई। हठी बच्चे की भांति घिसटते हुए सही, उसका अनुसरण करते हुए वे रोड क्रॉस करने लगे। तो मित्रों, हमारी कहानी हथियार यहाँ समाप्त होती है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।